गुड मॉर्निंग सर। सर, पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75th वर्षगांठ मना रहा है। आज जलियांवाला बाग की घटना का स्वतंत्रता के लिए मातृभूमि के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरों की ऐसी घटना है जो भारतीय इतिहास में दर्ज है, और यह घटना देश के स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक उनके पाठ्यक्रमों में पढ़ाने का मकसद भी यही है कि अपने पूर्वजों द्वारा दी गई कुर्बानियां याद रहे और वे इस आजादी के मूल्य को भी समझे। जलियांवाला बाग की यह घटना की स्मृति में आज की यह कार्यक्रम आयोजित है। सर, आज की इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भंवर सिंह जी भाटी जी तथा श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान निरंजन आर्य जी, शासन सचिव उच्च शिक्षा एनएल मीणा साहब, शासन सचिव युवा मामले खेल विभाग डॉक्टर नीरज जी पवन साहब, और राज्य भर की विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत युवा शक्ति, वॉलेंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स, रोवर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक गण, खिलाड़ी, खेल अधिकारी गण और विभिन्न ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से डीओआईटी के केंद्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं और इसके साथ साथ मैं अभिवादन करता हूं आज के तीनों मुख्य वक्ताओं को, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, श्री आसिम राठौड़ जी, प्रोफेसर जगमोहन जी का। प्रोफेसर सतीश कुमार जी राजीव गांधी स्टडी सर्कल के राष्ट्रीय प्रभारी समन्वयक है। सर, आप महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में गांधीयन पीठ के ऑनररी प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर जगमोहन जी, इनके बारे में इतने सारे बातें हैं और उनके सामाजिक एवं शिक्षा में योगदान के लिए कि शायद उन्हें थोड़े से समय में गिनवाना मुश्किल होगा, फिर भी यह बताना उचित है कि प्रोफेसर जगमोहन जी 1978 से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की कई तकनीकी शिक्षा से संबंधित समितियों में से भी जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आप कृषि आधारित शोध से संबंधित कार्यों में व्यस्त हैं, जो कि समाजोपयोगी है दिशा में एक योगदान भी है। श्री आसिम राठौड़ जी शहीद महावीर सिंह जी के पौत्र है, जो महावीर सिंह जी है जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वयं ने भी भूमिका निभाई है। उनके घर में जन्मे चिराग श्री आसिम राठौड़ का लालन पालन कृषि शिक्षा के इर्द गिर्द ही रहा है। आप में अपने दादा शहीद महावीर सिंह जी का वीरता की गाथाएं और उनके त्याग का तेज विद्यमान है। अब मैं अतिथि परिचय के उपरांत आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से आज के मुख्य वक्ताओं को आज के इस पवित्र अवसर पर उनका उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, उनका उद्बोधन के लिए वो वेबएक्स से जुड़े हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। कहां से जुड़े हैं? सब बनारस से जुड़े। बनारस। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय युवा मामलों के मंत्री जी, मुख्य सचिव जी, अन्य सचिवगण, जगमोहन सिंह जी, सभी जुड़े हुए इस वेब समागम से विद्वज्जन विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की और आज बैसाखी की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जलियांवाला बाग के बलिदान का दिन है। जलियांवाला बाग ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील के पत्थर जैसी घटना उसे आप कह सकते हैं, जिसने एक जनांदोलित राजनीति का दरवाजा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में खोल दिया था। उसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तेजित और उत्प्रेरित करने का काम किया था। उससे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां देश में चल रही थी। कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल दोनों तरह की धाराएं अपने ढंग से काम कर रही थी। बनारस षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, ये सब चले और उसके बाद ये स्वाभाविक
रूप से जलियांवाला बाग कांड के बाद जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो उनके प्रभाव में बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्तेजित होने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके पीछे कारण ये थे कि कुछ और भी घटनाक्रम उसी दौर में चल रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे और वापस लौटने के बाद अपने गुरु गोखले जी की सलाह पर हिंदुस्तान को उन्होंने घूमना शुरू किया था और एक साल बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में आए थे और उनकी फर्स्ट पॉलिटिकल स्पीच हुई थी, बेहद क्रांतिकारी भाषण, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के स्थापनोत्सव में, और साफ साफ कहा था कि आजादी अगर प्रेम से नहीं मिलती है तो हमें छीन लेनी पड़ेगी। और गांधी उसी साल लखनऊ कांग्रेस में भी गए थे, वहां उनसे 2 ऐतिहासिक मुलाकातें हुई थी। एक तो इलाहाबाद से गया हुआ जो गांधी के बाद की पीढ़ी का जो सबसे बड़ा युवा रहनुमा था जवाहरलाल नेहरू, उस नौजवान की मुलाकात वहीं लखनऊ कांग्रेस में दिसंबर में हुई थी। और दूसरी मुलाकात चंपारण से आए हुए एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल की, जिस मुलाकात में आने वाले वर्ष में 1917 के अप्रैल में गांधी को चंपारण जाने का रास्ता खोला था। और चंपारण की तुलना में पोखरण से आपके राजस्थान की किया करता हूं। जिस तरह से पोखरण परमाणु शक्ति की सफल परीक्षणात्मक प्रयोगशाला थी, ठीक उसी तरह से चंपारण महात्मा गांधी की अणु शक्ति की सफल परीक्षणात्मक प्रयोगशाला थी। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, और इस तरह से ये सिलसिला जो चला और अंततः 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसने भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। और इसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं की भागीदारी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, जिन्होंने सत्याग्रह के रास्ते, सत्य अहिंसा के रास्ते राष्ट्रीय आंदोलन की उस चेतना को सुसंगठित स्वरूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये असहयोग आंदोलन भारत के 5000 साल के इतिहास का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था, जो राजनीतिक लोक चेतना से और प्राणित जन आंदोलन कहा जा सकता है। मिलकर के लड़े होंगे कभी राजे रजवाड़े, 1857 में भी लड़े थे, लेकिन अगर उस समय वो सफल भी हो जाते तो क्या एक संवैधानिक गणतंत्र स्थापित होता, वो आजादी आती तो क्या वो किसान की, मजदूर की, युवा की आजादी होती? कदापि नहीं। तो गांधी का ये जो असहयोग आंदोलन था, इसने इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जिससे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील होता है और बड़ी पैमाने पर युवा भागीदारी के चलते तब्दील होता है। शायद इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा। कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसी संतानें भी होती हैं जिनको बाप को बाप कहने में दिक्कत हो, लेकिन एक राजनीतिक लोक चेतना के स्तर पर सारे देश को पहली बार जोड़ने का काम और युवाओं को जोड़ने का काम गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन में उन्होंने बाइकॉट का जो आह्वान किया, तमाम छात्र अपनी अपनी उन संस्थाओं को जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित होती थी, उनके द्वारा अनुदानित थी, उन्हें छोड़ करके निकले और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा। 1922 में स्थगन के बाद आंदोलन के फिर क्रांतिकारी गतिविधियां सुसंगठित होने लगी थी, जो प्रांतीय स्तर पर फैली हुई थी। 1924 में पहली बार हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी, लेकिन 25 में काकोरी कांड के बाद फिर उसमें बिखराव आ गया। बाद में भगत सिंह जी के, चंद्रशेखर आजाद जी के, इन सब के प्रयास से 1928 में फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनी, लेकिन 1927 के बाद गांधी के नेतृत्व में जब 1930 का आंदोलन शुरू होता है और अंततः फिर 1942 में हम निर्णायक संघर्ष तक पहुंचते हैं, तो गांधी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन का सिलसिला आजादी की प्राप्ति तक पहुंचा, ये सिलसिला 1947 में देश को आजाद कराता है। जो विद्यार्थी बड़े पैमाने पर राजस्थान से आज जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अंत में केवल ये निवेदन करना चाहूंगा
ये जो हमारा आजादी का लंबा संघर्ष था, ये 90 वर्षों का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसने केवल हमें आजादी नहीं दिलाई बल्कि कुछ बुनियादी दार्शनिकताएं, दार्शनिक मूल्य, कुछ बुनियादी सिद्धांत हमें दिए, जिनमें 4 मुख्य बातें हैं: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरवाद और एक लोक कल्याणकारी या समाजवादी राज्य की अवधारणा। ये 4 बुनियादी स्तंभ हैं। सरकारें लोकतंत्र में बनती बिगड़ती रह सकती हैं, लेकिन हमारे दुनिया का जो सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतंत्र भारत की आजादी का संहिताकरण करके बना, इन बुनियादी स्तंभों पर चोट नहीं होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से इनके बारे में नई पीढ़ी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो मूल्यों की, सिद्धांतों की जो विरासत हमें अपनी आजादी की लड़ाई से मिली थी, उनके प्रति इसलिए युवाओं को आज इस तरह के सुनियोजित प्रचार से सतर्क रहने की जरूरत है और इन बुनियादी मूल्यों के प्रति एक सम्यक समझदारी के साथ राष्ट्रीय जीवन में अपनी भूमिका नियोजित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य की अवधारणा, ये चारों मूल्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सपनों से उद्भूत मूल्य हैं, जिन पर किसी प्रकार का आघात हमारी नई पीढ़ी को कदापि सहन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए सुनियोजित कोशिशें देश में चल रही है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सतीश जी को, युवाओं को आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमें विश्वास है कि आपका उद्बोधन युवा शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करेगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री असीम राठौड़ जी को कि अब अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित शासन सचिव, मैं शहीद महावीर सिंह जी के छोटे भाई बलबीर सिंह जी का पोता हूं। महावीर सिंह जी और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, किन्होंने भी अपनी शादियां नहीं की थी क्योंकि उन लोगों ने अपना जीवन देश के नाम पे लगा दिया था और उन्होंने बचपन में ही शहीद महावीर सिंह जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उससे पहले एक बार जलियांवाला बाग के बारे में प्रोफेसर सतीश कुमार जी ने बताया। 1919 के अंदर ये जघन्य हत्याकांड हुआ था और उस समय रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर प्रदर्शन चल रहे थे और उन्हीं प्रदर्शनों के उसके अंदर तो वहां के अमृतसर के लोकल काफी लोकप्रिय लीडर्स थे, उनको छुड़वाने के लिए प्रदर्शन किया गया था और बैसाखी का दिन था उस दिन, और उस दिन ही प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर एक आम सभा रखी गई थी। उस चीजों को एंटिसिपेट करते हुए जनरल डायर और ओ डायर जो उनके उस समय पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, उन्होंने आम सभा करने पर रोक लगाई पर उसका प्रचार नहीं किया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। इस कारण आम सभा हुई क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था कि आम सभा पर रोक है। और जब आम सभा के अंदर काफी लोग पहुंच गए तो जनरल डायर वहां गए, उसके गेट के सामने उन्होंने अपनी ट्रूप्स को खड़ा कर दिया और उन्होंने 10 मिनट तक गोलियां चलाई। अगर जलियांवाला बाग किसी ने देखा है तो चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, मकान है लोगों के, और 4 या 5 गलियां हैं जो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। वहां से लोग भागने की कोशिश करने लगे पर उन्होंने जो गोलियों की बौछार थी वो उन गलियों की तरफ ही करी और 10 मिनट के जघन्य हत्याकांड के अंदर 300 से ज्यादा लोगों को जनरल डायर ने खुद ने बोला कि हमने मारा। हालांकि उसने कहा कि हमने 1650 राउंड चलाए थे, मतलब उसका कहना था कि केवल 300 ही क्यों मरे। ये उनकी मेंटेलिटी को बताता है। उसके बाद उस घटना को देखने के बाद जो युवाओं को संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उस समय ऊधम सिंह जी थे जिन्होंने उस समय शपथ ली कि मैं जनरल डायर को मारूंगा। हालांकि वो जनरल डायर को नहीं मार पाए, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को मारा था, नाम मैं भूल रहा हूं इस समय। और वो यहां से लंदन गए, अफ्रीका गए, नैरोबी गए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका गए और वहां से होते हुए वो लंदन गए और वहां पर वहीं पर लंदन में काफी दिनों तक रहे। और उन्होंने उसके बाद एक मीटिंग जब हो रही थी उस मीटिंग में पहुंचे, एक पुस्तक साथ में लेके गए, उस पुस्तक के अंदर पिस्तौल को छुपा रखा था काट के, और मीटिंग खत्म होने के बाद ही तुरंत उन्होंने गोली चलाई और डायर वहीं खत्म हो गए। उसके बाद ऊधम सिंह जी भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे। ये बताता है उस युवा का दृढ़ संकल्प और जिस
ये मैं बताता हूं, 13 मार्च की घटना जलियांवाला बाग की थी और 21 साल बाद 13 मार्च को ही उन्होंने गोली चला के उनको मारा था और वो वहीं खड़े रहे, अपनी गिरफ्तारी दी और 1940 में उनको फांसी हुई। इसी घटना के साथ, जलियांवाला बाग की घटना के साथ, एक और बालक था उस समय जो 12 वर्षीय था, वो भगत सिंह थे। भगत सिंह जलियांवाला बाग की घटना के दूसरे दिन जलियांवाला बाग स्कूल छोड़ के गए थे और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी को साथ में लेके अपने घर आए थे। जब उनसे पूछा उनके चाचा ने कि आप ये क्यों लेके आए हो, तो बोलते हैं मैं ये इसलिए याद हूं कि मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूं कि अंग्रेजों ने क्या क्या बर्बरता की थी। और प्रोफेसर सतीश कुमार जी ने बताया है कि आचार्य समूह बना, पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्लाह जी और उनके साथी थे। उन्होंने रॉबरी की, ट्रेन रॉबरी की थी जिसको काकोरी कांड के नाम से मशहूर है, और उसमें 4 जनों को, जो कि सारे शाहजहांपुर यूपी के ही थे चारों के चारों, उन सबको फांसी हुई थी। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। उस जमाने में, मैं किस लिए कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि वो उस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आर्य समाज ने उस समय हिंदुओं को और भारतवर्ष के सारे लोगों को एक काफी आडंबर से उभरने में बहुत सहायता की थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी हिंदू थे, वो हवन करते थे मंदिर के अंदर और वहां पे अशफाक जी वहीं पे रहते थे और वो दोनों मिलकर साथ में खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे। ये उस जमाने के अंदर होता था। ये मैं बताना चाहता हूं कि उस समय युवाओं के अंदर जो प्रेरणा आई थी गांधी जी के प्रयास और आर्य समाज के प्रयास के कारण से, उन्होंने अपने आप को संकीर्णता से ऊपर उठाया था। अब थोड़ा सा मैं शहीद महावीर सिंह जी के बारे में बताता हूं। 1904 में उनका जन्म हुआ था ग्राम टहला, यूपी के अंदर, एटा जिले के अंदर। जब वो 5th क्लास में थे तो कासगंज से उनके घर, वहां उस कासगंज के एटा टहला स्कूल के अंदर शिक्षक लोग आए थे और अंग्रेज अफसर भी आए थे और सब अंग्रेजों के और उनका गुणगान कर रहे थे। पर महावीर सिंह जी ने उस समय महात्मा गांधी जिंदाबाद का नारा लगाया और उसके बाद सारे बच्चों ने उसके नारा लगाया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय के बच्चे में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक आग जल रही थी। उसके बाद डीएवी कॉलेज में गए, वो वहां पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के संपर्क में आए। सांडर्स हत्याकांड के अंदर सक्रिय सहयोग किया उन्होंने और सांडर्स हत्याकांड के बाद जब स्मोक बम असेंबली के अंदर डाला गया, उसके पीछे की अगर आप सोचें तो भगत सिंह जी ने यह सोचा कि हम जो काम कर चुके थे वो हम कर चुके, जितना करना था हम लोगों ने कर लिया, पर इसको अब आम जन तक पहुंचाना, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे थे कि ये लोग सिरफरे हैं, इन्होंने गोली मार दी, गोली मारने से क्या होता है, एक आध गोली मारने से कुछ नहीं होता है। पर भगत सिंह ने कहा कि अब हमको अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने का जरिया क्या किया जाए, तो उन्होंने स्मोक बम फेंका। स्मोक बम असेंबली में फेंका। स्मोक बम फेंकने के लिए एक बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है, ये उन्होंने लिखा था अपने जमाने में। और उसके बाद वो वहीं खड़े रहे, जैसे उधम सिंह जी खड़े रहे, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जी वहीं खड़े रहे, अपनी गिरफ्तारी दी उन्होंने और उसके बाद बाकी सारे लोग भी गिरफ्तार हुए। लाहौर के अंदर केस चला। लाहौर केस के अंदर इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को अगर आप युद्धबंदी मानते हो, अगर हमको आप राष्ट्रद्रोही मानते हो, तो हमको सैनिक की तरह हमको आप ट्रीट करिए, न कि एक आम बंदी की तरह। इन्होंने अपने को सारी सुविधाएं देने के लिए बहुत बार प्रयास किए पर नहीं किए, तो इन लोगों ने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, अनशन का प्रयोग किया जो गांधी जी ने सिखाया था और 63 दिन की भूख हड़ताल हुई थी। और भूख हड़ताल के समय महावीर सिंह जी सबसे हट्टे कट्टे हुआ करते थे। तो वो जब 11वें दिन के बाद फोर्स फीडिंग करने के लिए आती थी, डॉक्टर्स आते थे, तो वो अपने कोठरी को खड़े हो जाते थे और अंदर नहीं घुसते रहते और रोज उनके साथ काफी कुश्ती होती थी और करीब 10-15 मिनट के बाद आके वो लोग फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते थे। 63 दिन की भूख हड़ताल में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब महावीर सिंह ने उनके साथ हाथापाई नहीं की हो। और उस 63 दिन के भूख हड़ताल के अंदर इन लोगों ने अपना एक प्रिय साथी यतीन्द्रनाथ दास खोया। यतीन्द्रनाथ दास की शव यात्रा लाहौर से कलकत्ता तक गई। तब जाके बाकी हिंदुस्तान को मालूम पड़ा कि ये सिरफरे लोग नहीं हैं, इनके पीछे इनकी जनमानस को सब लोग जानते हैं, सब समझते हैं। और इस कारण से, जबकि सब लोग ये सोचते थे कि गांधी जी, नेहरू जी इन लोगों को पसंद नहीं करते, पर अगर आप देखें जब ट्रेन से वो शव यात्रा इलाहाबाद पहुंची तो नेहरू जी वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। और जब कलकत्ता में पहुंचे तो उस समय की सबसे बड़ी शव यात्रा 5 लाख लोगों की शव यात्रा हुई थी। मैं कहने का मतलब यह है कि अपनी गिरफ्तारी देके भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव ने सरकारी मीडिया, क्योंकि उस समय जब केस चला तो वो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अखबार में छपती थी, तो उन्होंने जो कहा
जो वो कहना चाहते थे उसका उन्होंने सरकारी मीडिया का प्रयोग किया और अपनी सारी बातों को आम जन तक पहुंचाया। कई लोग कहते हैं कि गांधी जी कोशिश करते तो शायद भगत सिंह जी को बचा लिया जाता। ऐसा गलत है। भगत सिंह जी ने, गांधी जी ने अंत तक, मतलब कि 23 मार्च क्या 22 मार्च तक भी गांधी जी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस फांसी को टाल दिया जाए। वो जानते थे, वकील थे, उन्होंने कहा अगर टल जाएगी तो उसके बाद बचाने की कोशिश की जा सकती है, परंतु उन्होंने, उनकी तो अंग्रेजों की तो चाल दूसरी थी। उन्होंने 24 की बजाय 23 तारीख को ही फांसी दे दी थी उन्होंने। और अगर अपन भगत सिंह जी की तरफ से सोचें तो भगत सिंह जी के पिताजी ने एक बार एक अर्जी दी थी लाहौर के अंदर कि मेरा बेटा तो उस दिन कलकत्ता में था। गांधी जी और भगत सिंह जी इस बात से बहुत नाराज हुए थे और भगत सिंह जी कह रहे थे कि मेरी शहादत जो कर सकती है आज, वो अब मैं जिंदा रह के नहीं कर सकता। मतलब वो अपनी शहादत देने के लिए तैयार थे। तो गांधी जी ने जो प्रयास किए वो अलग हैं। और आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस बात को अच्छी तरह प्रोपोगेट कर रही है कि गांधी जी और जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में काफी मनमुटाव थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी बातें वो सब लोग अपने उनको सम्माननीय मानते थे। महावीर सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। लाहौर के अंदर 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनको बेल्लारी शिफ्ट किया गया, प्रोफेसर गया प्रसाद, डॉक्टर गया प्रसाद जी के साथ। और बेल्लारी के अंदर भी वही बातें होती थी। वहां पर सत्याग्रही भी गिरफ्तार थे और वहां का जो जेलर था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर था और वो सब लोगों को रोज कुछ ना कुछ प्रताड़ित करता था। सत्याग्रही लोग जो कि अहिंसात्मक थे वो कभी कोई हाथ नहीं उठाते थे। महावीर सिंह जी को यह बात नागवार गुजरी। उसके बाद उन्होंने उन सत्याग्रहियों को बचाने के लिए, जैसे ही वो जेलर आता था, वो खुद अपने आप उपद्रव करने का मौका ढूंढते थे और उपद्रव करना शुरू करते थे, जिससे कि वो जेलर और सारे अधिकारी उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। उनके बदले की सारी मार वो खुद खाते थे। ये बात एक LIC एजेंट ने को पता पड़ी। उस LIC एजेंट ने उनके पिताजी को और देवी सिंह जी को पत्र भी लिखा। उन्होंने बोला कि ये इस तरह से करते हैं। देवी सिंह जी ने जब महावीर सिंह जी को पत्र लिखा तो महावीर सिंह जी ने उसके जवाब में लिखा कि आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये अंग्रेज लोग हमारी जो अंदर की कॉन्फिडेंस है उसको लो करने के लिए ये इस तरह की हरकत करते हैं और मैं उस कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना चाहता, इसलिए आप मेरी मार से चिंता मत कीजिए, मैं उससे और ज्यादा ऊर्जा लेता हूं। और बाद में पोर्ट ब्लेयर के अंदर मात्र 5 दिन की भूख हड़ताल में, बेल्लारी के अंदर 32 दिन की भूख हड़ताल थी, 63 दिन की भूख हड़ताल लाहौर में थी। और जब पोर्ट ब्लेयर वो डिपोर्ट हुए तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर उनको मात्र 5 दिन की भूख हड़ताल में वो शहीद हो गए। कारण ये कि फोर्स फीडिंग की गई और वो जो उनकी नली थी वो उनके फेफड़े में चली गई। उन्होंने उसका विरोध नहीं किया और वो 5वें दिन ही शहीद हो गए। वहां की भूख हड़ताल के बारे में भी ये था कि हम सब लोग अगर एक साथ भूख हड़ताल करेंगे तो मेनलैंड तक मालूम ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। और उसके अंदर दो मुदित और मोहित नाम के 2 बंगाल के युवक थे, उनका नाम आया। तो महावीर सिंह ने बोला नहीं, मैं अपने प्रस्ताव भी मेरा ही था तो सबसे पहले मैं ही भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और वो अकेले भूख हड़ताल पे बैठे और फिर वो वहां शहीद हुए। अंग्रेजों ने इतनी भी नौबत नहीं देखी कि उनका दाह संस्कार उनके साथियों के सामने कराया जाता। उन्होंने उनको समुद्र में पत्थर बांध के बोरी के साथ फेंक दिया और उनके मित्रों को भी उनके 4 या 5 दिन शहीद होने के 4 या 5 दिन बाद मालूम पड़ा। तो मैं आज के दिन बाकी सारे जो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे यही कहना चाहता हूं कि जब स्वतंत्रता संग्राम के समय हम लोगों ने न केवल स्वतंत्रता पाई थी बल्कि हम लोगों ने काफी धर्म के प्रति और जो आडंबर थे उनसे भी उबर के हम लोगों ने काम किया था। हिंदू मुस्लिम एकता बराबर थी, हम लोगों ने मिलकर काम किया था। और अगर वही काम हम अगर दोबारा करेंगे तो हम अपने भारत को एक बार फिर सिरमौर की तरफ ले जा सकते हैं। मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया है। आप सब लोगों का आभारी हूं, मेरे को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद असीम राठौड़ जी को आपके जोशपुर संबोधन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर जगमोहन जी को, जो शहीद भगत सिंह जी है, उनके भांजे भी हैं। वो आए और अपने उद्बोधन से इस युवा शक्ति को मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सब उच्च अधिकारी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप एक संविधानिक जो ड्यूटी है नौजवानों की, कि वो अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं और जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं वो समझें। और उसमें सबसे उत्तम ड्यूटी ये है
कि हम अपने आज़ादी के संग्राम में जिन वैल्यूज को लेके, जिन कदरों कीमतों के लिए वो लड़ी गई थी, उस पे हम उनको समझें और अपने जीवन में उतारें। तो इसलिए आपका ये उद्यम बहुत ही श्लाघायोग है। मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चंद बातें जो अननोन हैं और जिनको हमें जानना चाहिए वो आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है कि आज का दिन बैसाखी का दिन भी है, और ये भी एक ऐतिहासिक दिन है जब 1699 में 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने एक बल देने की प्रक्रिया को किया था। उससे पहले कोई ये बहस रही कि लोगों को जब तक लोग बलवान नहीं होते तब तक समाज को आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलती। तो उसके लिए किसी उनके बहुत समझदार मतलब लोग थे, उनमें से किसी ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, हम देवी की 40 दिन पूजा करेंगे और वो जब प्रकट होगी तो सबको बल बख्श देगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आप ये भी करके देख लीजिए। तो वो मतलब नैना देवी में वो 40 दिन पाठ करते रहे, और 39वें दिन जब उनसे पूछा गया कि हम सब लोगों को इकट्ठे कर लिया तो वो बल कैसे देगी, तो कहते जी वो तो कुर्बानी मांग रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो सबसे पवित्र आदमी है उसकी कुर्बानी करेंगे, और आप सबसे पवित्र आदमी हैं तो आपकी कुर्बानी दे देंगे। तो अगले दिन जब वो वहां गए तो वो सज्जन भाग चुके थे, और उन्होंने कहा कि बल ऐसे नहीं आता, अब हम अपना यकीन टेस्ट करें। तब उन्होंने 5 व्यक्तियों को जो सारे भारत से इकट्ठे हुए थे, जगन्नाथपुरी से थे और जगह जगह थे, उनसे उन्होंने कहा कि कौन कुर्बानी देने के लिए तैयार है वो अपने आप को पेश करे। तो 5 लोगों को चुना गया। तो कहने का भाव है कि उन्होंने एक संदेश दिया कि जब तक आप अपने में यकीन पैदा नहीं करते आप बलवान नहीं हो सकते। तो आज नौजवानों को बलवान बनने का वहां से भी सीखना। आज क्योंकि एक दूसरा खास दिन है कि ये 13 अप्रैल 1919 की बात राठौर जी ने भी की है, प्रोफेसर सतीश जी ने भी की है। मैं उसका एक और पक्ष आपको बताना चाहता हूं जो हमें उन वैल्यूज को बताता है। आपको पता है कि उसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार रही। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मतलब ये भी समझा गया कि अगर अंग्रेज अब किसी मुश्किल में है तो उनकी मदद की जाए, तो वो हमें यकीन देंगे कि वो हमें कुछ आज़ादी दे देंगे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई तो पंजाब में से 70,000 लोग जो हैं वो तो वर्ल्ड वार में मतलब शहीद हुए, क्योंकि उनको मैं समझता हूँ कि वो मैसेकर था, और 90,000 लोगों को नौकरी से निकाल के, जिसे हम कहते हैं लाम टूट गई, वो घर ही भेज दिया गया। और उसमें बहुत से लोग जो थे वो फट्टर थे। और मतलब तो तब दूसरा जो उसमें कहा गया कि लोग अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, इसलिए इन पे एक कानून लागू किया जाए जिसे रॉलेट एक्ट के नाम पे हम जानते हैं। और रॉलेट एक्ट को बड़ा सिंपल लोगों ने बताया कि वहां ना दलील, ना वकील, ना अपील थी। तो गांधी जी ने कहा कि ये इतना बड़ा जो काला कानून है, अगर ये हमारे पे लागू किया जाएगा, जो आशा हम लेके बैठे थे कि हमें कुछ आजादियां मिलेंगी, वो तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने भारत भर में हड़ताल की काल दी। अब अमृतसर और लाहौर में एक दूसरी दुविधा आ गई, क्योंकि पहले 30 अप्रैल को 30 मार्च की काल थी। तो उन्होंने कहा कि अभी इतना संकट है भयानक कि लोगों में महंगाई बहुत है, लोगों की खरीद शक्ति नहीं है, हम लोगों को हड़ताल के लिए बुला रहे हैं, तो उनके खाने का प्रबंध कैसे किया जाए। ये ऐतिहासिक बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो तब एक विचार आया कि हम डीसी को कहें कि वो सस्ती दुकानें खोल दे। लेकिन दूसरे ने कहा कि ये तो अपनी समस्या है, हमारे किसान पैदा करते हैं, तो हम उनसे क्यों जाके कहें, हम खुद लंगर क्यों नहीं चला सकते। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बात थी कि लाहौर में हर मोहल्ले में, अमृतसर में हर मोहल्ले में लंगर लगता था, लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। और उसका प्रभाव ये हुआ कि 9 अप्रैल 1919 को जो रामनवमी आई,
उस रामनवमी को मनाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख एकता के तौर पे वो दिन मनाया गया। ये याद रखिए कि उसको जो लीड कर रहा था वो मेडिकल डॉक्टर बशीर था और उसको उसके लिए फांसी की सजा सुनाई गई। वो बाद में माफ हो गई, वो अलग बात है। तो ये है कि ये जो एकता थी, जैसे अभी कि वो लोग पागल क्यों हो गए, उनको 1857 क्यों नजर आ रहा था। हमें अपनी मतलब जो इतिहास है उसको करेक्ट करना चाहिए। अभी पिछले 15-20 साल से जो फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत छपे हैं, जो उर्दू पर्शियन में और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में 1857 के बारे में थे, जो हमने कभी पढ़े नहीं। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि 1857 में जो मैसेज दिया जाता था, एक गांव दूसरे गांव को रोटी देता था। और बहुत उस वक्त की ऑब्जर्वेशंस हैं कि रोटी में कोई संदेश तो है नहीं, लेकिन ये अपने आप में संदेश था कि अगर आपने अपने जीवन को बचाना है तो आओ इकट्ठे होकर लड़ें। 1857 रजवाड़ों की लड़ाई नहीं थी, वो आम लोगों की लड़ाई थी। और उसमें अगर रानी झांसी है तो उसकी जो कमांडर है वो जलारी बाई है, जिसको शायद आज की टर्म में हम दलित कहेंगे। वो जलारी बाई उस किले को मतलब कंट्रोल करती है। अगर मतलब लखनऊ की बेगम है तो उनकी पूरी फौज है महिलाओं की। और इसी चीज को नेताजी ने आईएनए में ट्रिब्यूट पे की जब उन्होंने रानी झांसी ब्रिगेड बनाया। तो इसलिए महिलाओं की जो भूमिका है आजादी में, उसका पांव तब रखा गया था। और ये माइकल एडवायर गवर्नर और जनरल डायर दोनों घबरा रहे हैं कि अगर लोगों की एकता हो गई तो ये तो फिर बहुत खतरनाक होगा। और इसके बारे में एक GW फॉरेस्टर है जिसने 1904 में 1857 की मूल विचारों पे दोबारा हिस्ट्री लिखी, और उसमें उसने बड़ा कोट किया कि अगर भारत में लोग एक हो जाएंगे जात पात से ऊपर उठकर, धर्मों से ऊपर उठकर, तो फिर अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है ये हम और एडमिनिस्ट्रेटर, हिस्टोरियन और एडमिनिस्ट्रेटर एक मत हैं। और इसी के लिए बंगाल को 1905 में बांटा गया था और धर्म के नाम पे बांटा था, जिसको बाद में इतनी बड़ी लहर कि वो बंगाल बंद जो है उसको हटाया गया और उसमें बहुत सी चीजें हुई। तो ये जो है, और ये बिल्कुल ठीक है कि भगत सिंह 12 साल के वहां गए। ये जो नौजवानों में उत्सुकता है उसका एक प्रतीक है। मैं बहुत उस पर खोज की, मैंने घर के सब लोगों से जानना चाहा कि वो क्या परिस्थितियां थी कि एक 12 साल का लड़का वहां जाता है। तो मुझे पता चला कि उनके एक ताया जी वो ब्रिटिशर के मतलब थे, उसमें नौकरी में थे, तो वो हमेशा अंग्रेज राज की वाह करते थे और ये कहते थे कि नहीं नहीं, अंग्रेज ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर लोगों की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें गोली चलानी पड़ी। तो भगत सिंह वो वेरीफाई करने जाते हैं। तो नौजवानों को ये क्यूरियोसिटी कि वो जाने, और उनके दादाजी ने एक ही बात कही थी कि कोई सुन के मत मानना, जाके देखो और समझो फिर उसको करो। तो ये जो है, और एक और बात कि जो गांधी जी को भगत सिंह ने खुद अपने पेन से ये ट्रिब्यूट दी है कि गांधी जी को हमें सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने आम व्यक्तियों को आजादी की लहर में ले आए हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है और हमें अब ये है कि हम लोगों को समझा सकें कि ये जो नाबराबरी है उसका इलाज क्या है। तो भगत सिंह ने कहा था कि नाबराबरी जो 1920 में नाबराबरी थी, अनफॉर्चुनेटली आज 2016 में भी उसी नाबराबरी पे हम पहुंच गए हैं। तो भगत सिंह ने कहा था कि नाबराबरी का इलाज जो है वो बराबरी और भाईचारे से है, जिसकी बात अभी राठौर जी ने की कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक ने अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था कि जब भी हमारा दिन मनाए उसे हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे मनाए। तो ये जो वैल्यूज हैं जिसके लिए आजादी लड़ी गई उसको आज समझने की जरूरत है। और इसी को लेकर मैं एक और बात कि जैसे बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रोफेसर सतीश जी बनारस से हैं, तो गांधी जी ने बनारस में ही एक काल दी थी, मैंने वो काल पढ़ी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मौलविया जी हैं, मैं जब आया था तो मुझे लगता था कि मैं इनके पाँव में सारी जिंदगी गुजार दूं, लेकिन अब हमारे 4 लोग हैं। ये कहते हैं कि नौजवान पढ़े, नौकरी करे और घर चलाए,
मैं कहता हूं कि उससे बड़ी ड्यूटी आपकी ये है कि आप सब कुछ छोड़ के देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए आगे आए। और वो नौजवान जो 14 साल का था, चंद्रशेखर आजाद, उसने वो कॉल सुनी और वो उनको 12 बैंतों की सजा हुई। और वो क्योंकि भीलों के साथ जंगल में पले थे, दृढ़ इरादे के थे, तो उन बैंतों को सहने के बाद भी वो अपने पांव से चल के आए। और उस रात को जो बनारस में उनकी सभा हुई, जिसकी पहली फोटो चंद्रशेखर आजाद की हमें मिलती है, वो उस की है। और उन्होंने पूरे बनारस को अपने पांव पे खड़ा कर दिया। ये नौजवानों का काम होता है कि आप दृढ़ निश्चय करें और इसको करें। तो इसलिए मैं फिर ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से हैं और उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं। और एक आखिरी बात, अभी शहीद उधम सिंह का नाम लेते हैं हम, लेकिन जब उसने, मैं उसको कहता हूं कि माइकल एडवायर की उसने मुक्ति की, क्योंकि मैं पूरे डॉक्यूमेंट देख रहा था। माइकल एडवायर लगातार इस परेशानी में है कि उसने तो ब्रिटिश राज की इतनी सेवा की थी, लेकिन उसे सत्कार नहीं मिला। तो जिस नाम से उन्होंने उसको वो मुक्ति दी थी, वो नाम था मोहम्मद सिंह आजाद। मेरे पास उनके हाथ के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हमने कभी, और उसमें भी उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि ये नाम हटा दीजिए क्योंकि ये तो लोगों की एकता पैदा करेगा। तो उसका एक लेटर है कि जो मेरा नाम मुझसे छीनेगा, क्योंकि एक नाम में मैं वो संदेश लेके आया हूं जो 1919 में जलियांवाले बाग के समय लोगों ने समझा था, और वो अगर मेरा नाम हटाएंगे तो वो मेरे दुश्मन होंगे। तो हमने वफादारी नहीं की, हमने मोहम्मद सिंह आजाद उर्फ उधम सिंह नहीं कहा, हमने तो मोहम्मद सिंह आजाद को ही छीन लिया, जिस एक नाम पे उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई थी। तो इसलिए आज मैं सब नौजवानों को जो जुड़े हुए हैं, और सिर्फ पाठ्यक्रम में ही नहीं, इसको और ज्यादा पढ़िए, और उनमें से वो वैल्यूज, क्योंकि ये बिल्कुल राठौर साहब की बात से मैं है कि अगर भारत ने समृद्ध होना है तो भारत का भविष्य आप नौजवानों के हाथ में है। अगर आप समृद्ध होंगे, आप अपने आप में बलवान होंगे। और यही भगत सिंह ने 3 शब्दों में अपने भाइयों के नाम चिट्ठी में लिखा था। मेरे मदर उनसे 3 साल छोटे थे, तो उनको लिखा कि बीबी, वो खदर पहनते थे, कि सब सादगी बहुत अच्छी चीज है, लड़कियों के लिए सादगी अच्छी चीज है, लेकिन विचारों में मजबूती होनी चाहिए। तो ये है हमारी बच्चियों के लिए संदेश उनका। और उन्होंने अपने भाइयों के नाम 3 शब्द दिए थे कि सेहत का ख्याल रखना, पौष्टिकता और वर्जिश, ये जरूरी है आपकी सेहत के लिए, हौसले से रहना और मेहनत से पढ़ना। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 शब्द आप रोज अगर अपने आप को कहें, कहीं पर दिल न छोड़िए। ये आने वाला समा आपका है, आपने इसको बनाना है। वो भारत जिसका सपना लेके वो लोग चलते रहे, जिसके लिए उन्होंने बहुत जीवन लगाए, वो आपके हाथ में है, आप उसको आगे चले। और ये जो टकराव है, कि मैं उसको एक लास्ट बात जो है कि एक लहर के बाद दूसरी लहर एक पूर्वता होती। गांधी जी ने एक जमीन बनाई, तो उसी जमीन पे HRA, HSRA, भगत सिंह आए, और उसी जमीन पे आगे नेताजी ने 1940 में जब कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म, तो वो उसी जमीन पे आगे बढ़ रहे थे। अब वो जमीन हमारे हाथ में है, नौजवानों के हाथ में है, वो इसको लेके आगे बढ़ें और अपने आप में बलवान बने। ये आज का संदेश आपको है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर जगमोहन जी को, आपने अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी युवा शक्ति इन वक्ताओं द्वारा दिए गए उद्बोधन से प्रेरणा लेगी और देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। घटनों से जुड़े हैं माननीय राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी जी को कि वे आप आज इस कार्यक्रम में मौजूद युवा शक्ति को वे अपने उद्बोधन से हमें सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मंत्री जी भंवर सिंह जी भाटी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के
50वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी स्वतंत्रता संग्राम एवं हमारे युवा जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन पर वर्चुअल संगोष्ठी में हमारे इस कार्यक्रम में विराजे हुए राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्य सचिव आदरणीय निरंजन आर्य जी, कुलदीप रांका जी प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री एनएल मीना जी शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, डॉक्टर नीरज के पवन शासन सचिव युवा एवं खेल विभाग, श्री संदेश नायक आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, श्री असीम राठौड़ जी शहीद महावीर सिंह जी के पौत्र श्री मनीष शर्मा जी समन्वयक शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी शहीद भगत सिंह जी के भांजे, प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी राष्ट्रीय समन्वयक राजीव गांधी स्टडी सर्किल बनारस, स्वतंत्रता संग्राम एवं हमारे युवा, इस विषय पर आज जो संगोष्ठी रखी गई है वर्चुअल, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे युवा विद्यार्थी और सभी जुड़े हुए सम्मानीय पूरे प्रदेश से प्रतिभागी, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का वो काला दिन था जब पंजाब स्थित अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ था, जिसे हर कोई जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानता है। यह भारतीयों की एक नृशंस हत्या थी जिसे जनरल डायर ने अंजाम दिया था। रोलेट एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा उस समय की सरकार के द्वारा बनाया गया था, उसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा था और उस विरोध के अलग अलग तरीके से अलग अलग भारत के लोगों के द्वारा बहुत शांति पूर्वक एक अहिंसात्मक तरीके से इन कानूनों का विरोध किया जा रहा था। 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग में जब 500 से 600 लोगों की गोली मार करके एक ऐसे स्थान पर हत्या कर दी गई जहां निहत्थे लोग, जो निर्दोष लोग थे, जो सिर्फ अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध कर रहे थे, जनरल डायर के द्वारा एक आदेश देकर के निहत्थे लोगों को गोलियों से भून करके उनकी हत्या कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय धरती पर निर्दोष भारतीयों की सबसे बर्बर और सोची समझी हत्या की साजिश थी। निर्दोष और निहत्थे नागरिकों पर इस तरह के अत्याचार को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह दिन निश्चित रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे काला दिन माना जाता है आज भी, और नरसंहार का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही दुखद था। अंग्रेजों के शासन का उस समय का ये सबसे क्रूर चेहरा था। उनका जो कृत्य था वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा क्रूर था। आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे हजारों लाखों युवा उस आजादी के आंदोलन में उस समय शामिल हुए। जो अंग्रेजों का लंबा शासन चला कई वर्षों तक, उस शासन को उखाड़ फेंकने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश के युवाओं की भूमिका रही, और उसी का परिणाम रहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस आज़ादी से पहले जो शहादत भारत के हमारे शहीदों के, दो युवाओं के द्वारा शहादत के माध्यम से अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद करने के लिए दी गई, मैं इस अवसर पर उन सभी हमारे देश के सपूत शहीदों को नमन करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने जो आज इस अवसर पर ये वर्चुअल
संगोष्ठी का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी और देश की आज़ादी के आंदोलन में जिस प्रकार से युवाओं का योगदान रहा उसको तो हमेशा हम याद करेंगे, कर रहे हैं। आपके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष हम पिछले एक साल से मना रहे हैं और इस अवसर पर महात्मा गांधी जी का जो देश की आज़ादी में योगदान रहा उसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार हमारे युवाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ का भी पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किया जा रहा है। आज के समय में भारतीय समाज के उत्थान में युवाओं की भूमिका की यदि हम बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि युवा शक्ति किसी भी देश और राष्ट्र का आधार होती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। भारत देश को आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस थे। इनके अलावा भी बहुत से स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने देश के नाम अपनी जान दे दी। भारतीय युवा ने देश को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है और युवाओं के चलते ही देश ने इतनी तेजी से विकास किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने देश के युवा को हमेशा से बढ़ावा दिया। उनके विचार आज भी युवाओं के मन को प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि विवेकानंद को कई लोग अपना आदर्श मानते हैं। भारत एक विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ आधी जनसंख्या युवाओं की है। देश की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। यहाँ के लगभग 60 करोड़ लोग 25 से 30 वर्ष के हैं। ये स्थिति वर्ष 2045 तक बनी रहेगी और अपनी बड़ी युवा जनसंख्या के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई पर निश्चित रूप से ले जाने में युवा ही सक्षम होंगे। जब भी किसी चुनौती का सामना करने के लिए देश के युवाओं को पुकारा गया तो वो पीछे नहीं रहे। प्राकृतिक आपदाओं के समय युवा आगे बढ़कर अपना योगदान देते हैं। चाहे भूकंप हो या बाढ़, युवाओं ने सदैव पीड़ितों की सहायता में दिन रात परिश्रम किया है। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, चाहे अभी पिछले एक साल से जो कोविड की जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का आह्वान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया तो उसमें हमारे प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार एनएसएस के हमारे वॉलंटियर्स हो, एनसीसी और स्काउट्स के हमारे चाहे कैडेट्स हो, निश्चित रूप से इन युवाओं ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर के राज्य के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कोरोना की इन विपरीत परिस्थितियों में पुलिस के साथ और चिकित्सा विभाग के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर के कोविड की इन परिस्थितियों में हमारे प्रदेश के युवाओं ने बहुत बड़ा सहयोग किया। मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है कि उनका क्षमता का सदुपयोग किया जाए। उनकी सेवाओं को प्रौढ़ शिक्षा तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत चलाए जा रहे अभियानों में प्रयुक्त अभी किया जा रहा है। युवा समाज में सामाजिक, आर्थिक और नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज देश में युवा शक्ति को पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दों जैसे जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वायु और ध्वनि प्रदूषण, नगरीय, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्टों का उचित निस्तारण करने में भी युवाओं की महती भूमिका की आवश्यकता है। देश का युवा समाज में प्रचलित कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को समाप्त करने में भी विशेष सहायक सिद्ध हो सकते हैं। समाज में छूत, ऊंच नीच और जात पात की खाई भी बहुत गहरी है।
दलितों विशेषकर महिलाओं के साथ अमानवीयता व्यवहार की घटनाएं भी आए दिन देखने और सुनने को मिलती रहती है। निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसमें मैं तमाम युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि आप आगे आकर के इन सामाजिक बुराइयों को मिटाने में सहयोग करें, जिससे कि हमारा समाज और ज़्यादा प्रगति कर सके। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। निश्चित रूप से हमें अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और हमें जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हमें लगातार मेहनत करनी है। मैं कहना चाहूँगा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, आज के युवा कल के नेता है, जो हर एक पहलू में सही लागू होता है। युवा राष्ट्र के किसी भी विकास की नींव रखता है। युवा एक व्यक्ति के जीवन में वह मंच है जो सीखने की क्षमताओं और प्रदर्शन के साथ भरा हुआ है। युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्गों, पेरेंट्स और टीचर्स का सम्मान करें, अपना डेली रूटीन बनाएं और नियमित रूप से अध्ययन के साथ योग और व्यायाम आदि करें। सार्वजनिक संपत्ति व पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास के प्रति समाज को जागरूक बनाए रखें। भारत देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। प्रदेश में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राजस्थान का नाम देश और दुनिया में रोशन किया, ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर पहली बार सीधी नौकरियां दी गई और राजस्थान के अच्छे खिलाड़ियों को सीधा सरकारी सेवा में लिया गया। इसमें हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बड़ी और अच्छी नौकरियां दी गई। उसमें DYSP तक के पदों पर सीधा युवाओं को उसमें पोस्टिंग की गई, उनका पदस्थापन किया गया। उसके साथ साथ अनेक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने वाली योजनाएं आप लेकर के आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमें सभी महापुरुषों को याद करना चाहिए। जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी की बात करें, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी है, चाहे हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ करके देश की आज़ादी के आंदोलन को बढ़ चढ़ करके उसको आगे बढ़ाया और अंग्रेजों का जो ब्रिटिश शासन था उसको उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। निश्चित रूप से ये कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, लेकिन इनके साथ साथ हजारों लाखों लोग युवा ऐसे थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए इन महापुरुषों का अनुसरण किया और देश को आज़ाद करवाया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी भागीदारी रही और आधुनिक समय में भी युवाओं को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने हमेशा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को सही रास्ता दिखाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आज नवरात्रा स्थापना भी है और हिंदू नववर्ष भी है, मैं इसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम आपके निर्देश पर हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपके मधुर मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं कार्यक्रम के अंत के तक पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि और हमारा जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा, आपके उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करें।
हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह पाटिल जी, चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, प्रोफेसर जगमोहन जी, असीम राठौड़ साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लाल मीणा जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स नीरज कुमार पवन जी, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन संदेश नायक जी, हमारे कोऑर्डिनेटर मनीष शर्मा जी, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर राजीव गांधी स्टडी सर्कल, और तमाम जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं राजस्थान भर में, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो 50वीं एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी बर्थ एनिवर्सरी, वॉलंटियर्स, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, ब्लॉक तक में लोग जुड़े हुए हैं। और ये ओपन रखी हुई है वीसी वेबिनार, तो तमाम हमारे लाखों नौजवान और प्रदेशवासी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए मुझे खुशी है कि आज वैशाखी के अवसर पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और जिस रूप में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो अभी हमारे सामने विचार प्रकट किए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और वैशाखी भी है, नवरात्रा भी है। मेरी बहुत बहुत प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भोलावण भी है कि जो कोरोना फैल रहा है बहुत भयंकर पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, दूसरी लहर आ चुकी है। और पिछली बार पूरे साल भर में जो कोरोना था उससे डबल से अधिक संख्या संक्रमित भी हो रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। वो चिंता का विषय है। हम सबको, खुद को, अपने परिवार को और अपने सभी साथियों को और देशवासियों को, सबको हमें ध्यान रखना है। और जो प्रोटोकॉल है कोरोना के लिए, मास्क लगाने सहित उसकी पालना करवानी चाहिए। मास्क जो है वो वैक्सीन से कम नहीं है और वैक्सीन का अभियान चल रहा है। आने वाले वक्त में और तेज गति से चलाएंगे केंद्र के साथ में संपर्क में। ये मौका ऐसा है जब जलियांवाला बाग एक ऐसा कांड था 1857 के बाद में, जब मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, उसके बाद में एक ऐसा अवसर आया, टर्निंग पॉइंट हो गया देश की आजादी की जंग का, जिसमें जो मेरे पूर्ववक्ता बता रहे थे किस प्रकार जलियांवाला बाग में जनरल डायर के माध्यम से जो नरसंहार हुआ, वो देश के इतिहास में काले पन्नों पर लिखा गया है, काले अक्षर में लिखा गया है। मुझे भी जाने का अवसर मिला जलियांवाला बाग, देखा किस प्रकार से, जो अभी एक वक्ता बता रहे थे, चारों ओर से बंद थे दरवाजे, कुआं था वहां पर, कुएं में लोग कूद गए बचने के लिए, बाहर जा नहीं सकते थे। और आज तक भी सही आंकड़े किसी के पास नहीं है कि कितने लोग वास्तव मारे गए थे, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सब थे उसके अंदर। तो जो उसके बाद में जो आपने सुना, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जलजिला एक बना और लंबा सफर तय हुआ, और करीब उसके 27 साल बाद में हम आजाद हुए। तो आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पे चढ़ गए और गांधी जी के नेतृत्व में अलग से अहिंसा के रास्ते पर देश को चला करके कैसे आजादी मिले, वो आंदोलन चलता रहा। सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बनाई
और उन्होंने एक इतिहास रच दिया देश के बाहर जाकर के किस प्रकार उन्होंने आईने बना करके अपनी भावना, अपने क्रांतिकारी विचार और पूरे देशवासियों के दिलों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का जज्बा पैदा कर दिया। सबके कंट्रीब्यूशन से ही मुल्क आजाद होता है। कोई न कोई जो घटनाएं होती है और जो भूमिका होती है, जैसे उस जमाने में कांग्रेस में भी गरम दल और नरम दल हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे तो महात्मा गांधी भी थे। इस प्रकार से लंबा इतिहास बन गया, हम लोग आजाद हो गए। आजादी के 75 वर्ष मनाने का समय आ गया है। अगले 15 अगस्त 22 से 75 वर्ष मनाने का केंद्र सरकार ने भी निर्णय किया है। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 75 वर्ष मनाने का मतलब है कि आजादी के वक्त हम कहाँ थे, आजादी पहले क्या थे और 75 वर्ष में हम कहाँ के काम पहुंच गए हैं, उसका लेखा जोखा करने का वक्त आ गया है। और मैं चाहता हूं कि इस पूरे वर्ष भर जो अभियान अभी से शुरू हो गया, वैसे तो अभी डांडी मार्च भी निकाला गया, साबरमती से भी प्रधानमंत्री जी भी गए थे, हम लोगों ने निकाला जयपुर में, हर जिले में निकाला। मनीष शर्मा जी ने बताया बहुत अच्छे ढंग से निकले। पर सवाल ये कि हम एक साल भर तक इस देश की युवा पीढ़ी को, जैसे योगदान अभी विषय रखा गया स्वतंत्रता संग्राम और हमारे युवा, उसको आधार बना के हम चले हैं, तो आज वक्त आ गया है कि जो आज के हालात है उसके अंदर 75 साल के हमारा जो अमृत महोत्सव मनेगा, उसको लेके हम लोग अगर लेखा जोखा करें, नई पीढ़ी जो बताया गया 45 तक हिंदुस्तान में 25 से 30 साल की उम्र के नौजवान बने रहेंगे अधिकांश संख्या में। आज ये देश युवाओं का देश है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 40 साल की उम्र में, उससे हम देखते हैं युवाओं को देश ही बना हुआ है और युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। आजादी जंग में भी थी, पंडित नेहरू भी युवा थे जब उन्होंने अपनी रईसी छोड़ करके मैदान में कूद पड़े और लगभग 10 साल तक जेल में बंद रहे, कभी साल, 1.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल। 10 साल किसे कहते हैं जेल में रहना? उस जमाने की जेलें कैसी होती थी आप समझ सकते हो। तो गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, और जिस रूप में अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, वो जमाना और था। और 75 साल हो गए आजादी को लगभग, उसमें भी जो कुछ भूमिका रही है देश के अंदर, हम कहाँ पहुंच गए हैं। और आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को हमारे मुल्क के संस्कार, संस्कृति सदियों से बहुत ही शानदार रही है, जिसका लोहा पूरा दुनिया के मुल्क मानते हैं। हिंदुस्तान के बारे में उनके सोच, उनके विचार अलग तरह के हैं। लोकतंत्र के लिए तो है ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क जो है, अगर पुराना अमेरिका है तो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर है। और लोकतंत्र को 75 वर्ष तक कायम रखा, ये भी कोई कम बात नहीं है। हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए थे, जो कि अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था दुनिया के अंदर, और जो जो मुल्क आजाद होते गए, उसके बाद में वहां कई मुल्कों में लोकतंत्र कायम नहीं रह सका। बंदूकों का राज, सैनिकों का शासन चलता रहता। पाकिस्तान तो हमारे पड़ोस में देख रहे हैं, और भी जगह कई ऐसे जगह हुआ है। फिर
हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम भी रहा है। और आज हम बार बार कहते हैं कि जो आज की पीढ़ी है युवाओं की, उनके ऊपर भार है कल का देश को संभालने का। तो जब 70 साल पहले आजाद हुआ मुल्क, 75 साल पहले, तब जो युवा थे, जब हम गर्व से कहते हैं भगत सिंह की बात करते हैं, चंद्रशेखर की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, सुखदेव की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, मंगल पांडे की बात करते हैं, तो बहुत गर्व होता हम लोगों को। पर साथ में उनकी जीवनी, उनकी चिंतन, उनकी त्याग बलिदान, उसकी भावना उनके अंदर आना बचपन के अंदर। 23 साल के नौजवान थे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव। आप कल्पना कीजिए 30 साल में मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई जिस रूप में आगे आए आजादी के लिए, उस वक्त के नौजवान अगर देश के लिए, जो देश के हालात थे गुलामी के, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस वक्त जिस प्रकार से उनमें जज्बा था, ये 5 था तो मैंने नाम लिए, सैकड़ों नाम होंगे उस जमाने के अंदर, वो जज्बा उनमें था, उसी जज्बे ने देश को आजाद करवाया। क्योंकि अच्छे संस्कार होने की बड़ी बात है। किसी मुल्क के संस्कार अच्छे हों नौजवान पीढ़ी के अंदर, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा अगर स्वास्थ्य अच्छा है मुल्क के लोगों का, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसपे हम जोर दे रहे हैं आजकल। तो पहले फ्री मेडिसिन, उसके बाद में फ्री टेस्ट, अब मुख्यमंत्री CNG योजना लेके आए, प्रदेशवासियों सबका बीमा होगा 5 लाख तक का। अभियान शुरू हो गया, 1 मई से लागू हो जाएगा, आने वाले 1 मई से तमाम प्रदेशवासियों का 5 लाख तक के इलाज का बीमा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है युवाओं का या पब्लिक का, तो वो प्रदेश भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता उस रूप में। बात मुझे जची है बात के, वास्तव में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो क्या है, पहला सुख निरोगी का है। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि अगर हम ये बात करें संस्कारवान बने युवा पीढ़ी, रचनात्मक काम जो गांधी जी ने बताए थे, कुछ संशोधन हो सकते हैं उसके अंदर, रचनात्मक काम करे, सेवा भाव उनके मन में हो, संवेदनशीलता हो मनुष्यों के प्रति भी और पशु पक्षियों के प्रति भी, सादगी से रहे और जातिवाद से ऊपर उठे, सांप्रदायिकता से ऊपर उठे। जो आज सबसे दुर्भाग्य की बात है, 75 साल आजादी के बाद में हम लोग 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। और राजीव गांधी ने कहा था कि हमें प्रवेश करना है तैयारी के साथ में, जिससे कि हम लोग दुनिया के विकसित राष्ट्रों के बराबर आगे खड़े हो सके, मुकाबला करने की ताकत बना सके। उस वक्त लोग समझ नहीं पाते, वो भी हुआ थी। तो उनका मतलब ये था कि किस प्रकार साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सभी सेक्टर में हम आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े। और आज देखो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं, कितनी बड़ी क्रांति हो गई है, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है। क्या दुनिया में हो रहा है, अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये भी उसी का परिणाम है। चाहे राजस्थान भर के लाखों लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बातचीत चल रही है। ये क्रांति थी जो राजीव गांधी के सपनों की बात थी। तो आज अगर हम बात करें कि 70-75 साल बाद में देखता हूं कि युवाओं के अंदर भी जातिवाद समाप्त होने के बजाय आज भी जातिवाद की भावना रहती है, जबकि होना ये चाहिए था। अभी आजादी के वक्त में जो नौजवान थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, अधिकांश लोग नौजवान ही थे। वो उस वक्त में मंदिर प्रवेश कराने के लिए जाते थे, हरिजनों को लाठीचार्ज होते थे। तो भावना होती थी कि छुआछूत मिटनी चाहिए। पर दुर्भाग्य से कसूर युवा पीढ़ी का नहीं है, कसूर तो मैं समझता हूँ हम सबका है कि जिस प्रकार से उनके पाठ्य सामग्री, सिलेबस, उनके लिए माहौल ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वो समझे
कि जातिवाद कितना खतरनाक होता है, सांप्रदायिकता कितनी खतरनाक होती है। और आज तो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और लोग कामयाब भी हो रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, पर हमारी जो मुल्क की पहचान दुनिया में है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में आज सरकार बन रही है धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। बहुत आसान नहीं बातें करना। तो मैंने एक बार कहा कि अभी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन की बात करते करते मुस्लिम को अलग कर दो, बाद में जो बचेंगे उनमें आपन झगड़े पैदा करवा देंगे। फिर जो हिंदू बचे तो हिंदू में फिर दलित है, ये ओबीसी के लोग हैं, ये ब्राह्मण और वैश्य है, उनमें झगड़े पैदा करना। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट ही है पर खतरनाक भी है। छुआछूत आज होता है, आज भी ये मानवता पे कलंक है, मानव जीवन पे कलंक है। हम मानव के बीच में भेद करते हैं। तो कोई आवाज उठाता है? युवाओं को आवाज नहीं उठानी चाहिए। अगर आजादी मिली, गुलामी थी, गुलामी में क्या था? गुलामी में उस चीज की भाव थे। अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते थे। गोरी चमड़ी और काली चमड़ी की बात थी उस वक्त में। अगर उस वक्त में हम लोग इसलिए गुलामी को मानते थे कि ये मतलब अपना आप को मानते शासन हमारे ऊपर कर रहे, होते कौन है? और आज भी गुलामी है। जो गुलाम है वो गुलाम ही रह रहे हैं। क्या हमारी ड्यूटी नहीं हम नौजवान पीढ़ी चाहे किसी जाति धर्म की हो, उनमें भावना पैदा हो? अम्बेडकर के वक्त में जो संविधान बना उसके अंदर जिस प्रकार लोकतंत्र, वोटों का अधिकार किसने दिया देश को? ये कांग्रेस ने दिया देश को। लोकतंत्र किसने दिया? समाजवाद की बात किसने करी? कांग्रेस ने करी। धर्मनिरपेक्षता की बात किसने करी थी? ये तमाम जो संविधान के मूल तत्व है। मुझे खुशी होती है कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी आजकल बकायदा संविधान की मूल भावना को, कर्तव्य को पढ़ा रहे हैं। कोई मीटिंग होती है तो वो पाठन करते हैं। असेंबली के अंदर भी आए थे तब उन्होंने पाठन किया था सबको। अगर हम संविधान की मूल भावना को नहीं रखेंगे तो बिना संविधान के देश कैसे चलेगा? संविधान की मूल भावना लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है। क्या उस पर चल रहा है मुल्क? धर्मनिरपेक्षता भी चल रहा है। लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है कोई सोच सकता है? कौन सोचेगा? ये युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही। जब तक ये भावना नहीं होगी उनमें, तब तक आप इतिहास नहीं बना सकते हो। जिनके नाम लिए बड़े बड़े हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नौजवान, उन्होंने इतिहास बनाया। कहा 70 साल के बाद में ही, बल्कि 100 साल के बाद में भी, 190 साल हो गए होंगे 1857 का जब युद्ध हुआ लगभग। आज भी हम इतिहास में लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हैं, मंगल पांडे को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर को याद करते हैं। इतिहास बनाया उन्होंने। क्या हम लोग इतिहास नहीं बनाएंगे? नहीं बनाना चाहिए युवा पीढ़ी को आने वाले वक्त के लिए। और बनाने के लिए आपको क्रांतिकारी विचार पैदा करने पड़ेंगे। क्रांतिकारी का मतलब नहीं कि वो हिंसा करें। आप गांधी जी के रास्ते पे चलो, उसके बाद में भी क्रांतिकारी विचार हो सकते हैं आपके। आप अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको नए नए विचार आएंगे। और मन में जब आप खुद चिंतन मनन करेंगे तो कई तरह के खुद के विचार पैदा होंगे। वो आपके मौलिक विचार होंगे। मौलिक विचार जब लेके चलेंगे तो समान विचारधारा के लोगों को जोड़ पाएंगे आप लोग, नौजवानों को, कि वास्तव में अगर गलत कहे तो गलत है, सही है तो सही है। चिंतन तो हो, राष्ट्रीय बहस तो हो हर मुद्दे पर। चंपारण का आंदोलन किया गांधी जी ने, खेड़ा का आंदोलन किया सरदार पटेल ने, गांधी जी ने साथ दिया।
आज क्या हो रहा है, 5 महीने हो गए किसान बैठे हुए हैं और लोकतंत्र में हम लोग हैं। है लोकतंत्र, लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए, कोई तरीका निकल सकता है। तो जो हालात बने हैं उसको बहुत समझने की आवश्यकता है सबको, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तरुणाई को अंग्रेजी लेने की आवश्यकता आ गई है, समय आ गया तरुणाई जो है उसको अंग्रेजी लेनी चाहिए, तब जाकर के आपके विचार पैदा होंगे, आपके अपने विचार होंगे। जरूरी मैं जो बात करूं वो इससे बात है, जो गांधी जी ने कहा था जरूरी कि आज मैं कह रहा हूं वही सही है, हो सकता है वो कल मेरे विचार बदल जाए, उस वाली बात है। जरूरी कि मैं कहूं वही बात सही है, आप अपने विचार पैदा करो। पढ़ करके इतने आर्टिकल आते हैं आजकल, तो ये आपके ऑनलाइन भी प्रिंट और वायर पता नहीं कितने कितने प्लेटफॉर्म हो गए हैं, अखबारों में आर्टिकल आते रहते हैं, किताबें का कोई अंत ही नहीं है। लाइब्रेरी में हम जाएं पढ़ें इतिहास में क्या हुआ, खाली एक साल में एक प्रोग्राम दे दिया मनीष शर्मा जी ने और हम लोग आज बैठे बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो बहाना है, एक अवसर है, जलियांवाला बाग के नाम से कर लो और कोई ऑकेजन कर लेंगे, वो तो अच्छी बात है। असली बात है कि आपके जो नौजवान पीढ़ी है उसको खुद को अध्ययन करने के लिए और आज पढ़ने की हैबिट चली गई है, हैबिट चली गई है। जमाना बदल गया है, वो पहले वाली बात नहीं रही कि गरीबी और भूखमरी में हम रह रहे हैं। अब तो बहुत कुछ बदला है देश के अंदर, कई वर्ग बन गए हैं, मिडिल क्लास भी है तो अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, बीपीएल वाले भी हैं और पैसे वाले भी हैं। अलग अलग सबके अप्रोच है जिंदगी जीने की, अलग बात है। पर पैसे वाला भी अगर कोई विचारवान हो, देश के हित को ऊपर रखे, समाज सेवा की बात सोचे और गरीब को गणेश माने, तो उसके दिल में विचार चाहे वो अमीर बाप के बेटा है पंडित नेहरू की तरह, वो भी देश हित में कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इतना अच्छा विषय रखा गया है, उसको हमें किस प्रकार देश में आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरी दृष्टि के अंदर तो आज जुडिशरी दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, बाकी इनकम टैक्स ईडी वीडी तो ये आपके सीबीआई में तो ही दबाव के अंदर। तो क्या ये संस्थाएं जो प्रतिष्ठित है, जिसे देश चलता है, जिससे हम कहते कानून का राज होना चाहिए, इसका मतलब कानून का राज नहीं होगा तो मोहल्ले के अंदर हमें कोई आगे पीट देगा और कानून कुछ नहीं करेगा। कानून का राज रहेगा तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटी है सुरक्षित है, इसलिए कहते कानून का राज होना चाहिए। उसी प्रकार अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो जुडिशरी की जगह जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की जगह एग्जीक्यूटिव और संसदीय परंपरा की तरह संसदीय परंपराएं, ये काम रहेगी तो ही तो रहेगा देश, लोकतंत्र काम रहेगा। बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सब ठीक हो रहा है तो स्वागत करो उसका, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई कमी लगे तो उसके ऊपर आवाज उठाओ। कुछ तो हमें कम से कम, हम युवा हैं तो हमें उसी ढंग से बिहेव करना पड़ेगा। बाकी आप कम से कम गांधी जी की जीवनी पढ़ लो, सत्य के प्रयोग, तब भी आप कई बातें अपना आप ही सीख जाएंगे, अपना आप ही। वो तो जीवनी तो उनकी है, उनके माध्यम से आप तमाम आपका व्यक्तित्व, आपके कर्तृत्व, आपकी सोच, वो जिंदगी जीने की कला आप समझ जाएंगे। इतना बड़ा खजाना है उनकी जीवनी अपना आप के अंदर। जब उन्होंने कहा गांधी जी ने कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं चाहूंगा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने राज्य में जिसके माध्यम से हम रेगुलर बात होती रहे आपस के अंदर। मैंने कहा ना, जो नहीं मैं कहूँ वो सच है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बुद्धिजीवी है, हिस्टोरियंस हैं, कोई विषय के ज्ञानी हो सकते हैं। आप अपने एनजीओ बनाओ
अधिक से अधिक एनजीओ के प्लेटफॉर्म बुलाते रहो, 50 लोग 100 लोग इकट्ठे हों, नेशनल डिबेट तो हो, स्टेट डिबेट तो हो विषय पर, जो आपको लगे कि ये कोई नया विषय आया, डिबेट तो हो कम से कम उसके ऊपर। तब जाकर के मैं समझता हूँ हमारी जो पीढ़ी है वो समग्र विकास कर पाएगी, अपना चौमुखी विकास कर पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो शुरुआत हुई है, मैंने कहा मनीष शर्मा जी को, मैंने बचपन में तरुण शांति सेना में भाग लिया था। तरुण शांति सेना थी जो बांग्लादेश बॉर्डर में गया था, जब शरणार्थी आए थे, 1 करोड़ लोग आ गए थे बांग्लादेश युद्ध के वक्त में। ये इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, युद्ध हुआ, 90,000 पाकिस्तान के जनरल कर्नल सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, आत्मसमर्पण करवा दिया हमारी सेनाओं ने। उस वक्त मैं बचपन में गया था वहां बनगांव, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में, जहाँ शरणार्थी शिविर लगे हुए थे। बॉर्डर पे आने का मुझे मौका मिला और मैंने कई कैंप अटेंड किए थे। तरुण शांति सेना थी उस वक्त में, गांधी पीस फाउंडेशन की। नारायण भाई देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, महादेव भाई देसाई उनके लड़के थे, वो चलाते थे। आज वक्त आ गया वापस ऐसी कुछ सेनाएं बने, नाम भले युवा शांति सेना हो जाए, तरुण शांति सेना हो जाए, कुछ भी हो, एनजीओ बने, डिस्कशन के प्लेटफॉर्म हो। मुझे अवसर मिला उस कैंपों में जाने का, सेवाग्राम आश्रम में गया गांधी जी के, 15 दिन में रहा बचपन में, तो मुझे कम से कम कुछ सीखने का मौका मिला। एक तो बाई चांस मुझे राजनीति में आने का अवसर मिल गया, मुझे बहुत ज्यादा चांस मिले काम करने के। आपके आशीर्वाद से मैं 3री बार बन गया मुख्यमंत्री भी, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह लिया। परंतु जहां भी आप जाएंगे जिंदगी के अंदर, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने, चाहे आप सरकारी नौकरी में जाएं, चाहे आप समाज सेवा करने में आगे आए, अगर आप इन बातों को समझेंगे और ऐसी सेनाएं बनकर प्लेटफॉर्म बनेंगे एनजीओ के, तब जाकर के मैं समझता हूं कि आप और ज्यादा आपकी जिंदगी में निखार आएगा, सोच के अंदर भी बदलाव आएगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी कहाँ पहुंच जाएगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और हमारे जो साथी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से असीम राठौड़ जी ने और पवन जगमोहन जी ने जो मार्मिक बातें बताई हमें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या जमाना था, क्या सेक्रीफाइस थे, जिंदगी को दाव पे लगा देना सब कुछ देश के लिए। और सतीश कुमार राय साहब ने भी और भंवर सिंह भाटी जी हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। मैं समझता हूँ कि ऐसे विचारों की जरूरत है समाज को। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका प्रेरणा प्रदान करने के लिए। मैं अंत में मनीष शर्मा, समन्वयक शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए। आज के कार्यक्रम में हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत और राजस्थान के प्रथम जनसेवक के रूप में ऐतिहासिक कार्य कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विभाग के मंत्री आदरणीय भंवर सिंह भाटी साहब, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी मीना साहब, कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक साहब, नीरज के पवन साहब जो युवा मामले विभाग के सेक्रेटरी के रूप में विराजमान हैं। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगत सिंह जी के भांजे और लुधियाना से जुड़े हमारे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का, और महावीर सिंह जी के भाई के पोते राठौड़ साहब तक का, कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय आज हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए किया। सतीश राय साहब का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव हमें मिलता रहा है, आज उनका पुनः हमें सहयोग मिला, उसके लिए उनका आभार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको 2 निवेदन करना चाहूंगा कि आज एनएसएस के हजारों बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपने अभी आह्वान किया है कोरोना के लिए उनको जोड़ने के लिए,
मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। गत वर्ष हमारे बने सिंह जी राज्य समन्वयक हैं इसके, हम लोगों ने, क्योंकि जब आपका आह्वान था कि युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि कोरोना के लिए जन जागरण अभियान किया जाए, तो हमने 3 कंपटीशन ऐसे रखे जिसका पूरे राजस्थान में इम्पैक्ट हमें मिला। स्लोगन प्रतियोगिता हमने की, शब्दों का युद्ध कोरोना के विरुद्ध, उसमें हमें 19,000 स्लोगन हमारे विद्यार्थियों ने, युवाओं ने भेजे, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से। इसी तरह हम लोगों ने कॉलेज शिक्षा, उस वक्त प्रदीप बरोड़ साहब थे, उनके सहयोग से कॉलेज एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में निबंध प्रतियोगिताएं और चित्रकला प्रतियोगिताएं कोरोना के ऊपर हमने रखी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर जिले से जब हमने टॉप 10 प्रतियोगिताएं ड्राइंग कंपटीशन की मंगाई तो इतने शानदार चित्र वो थे, हमने उसको DIPR को भी उस समय और स्वास्थ्य विभाग को भी भेजा कि जिससे कि उनके बच्चों की जो सोच थी किस तरह से कोरोना से हमें बचना है और अपनों को बचाना है। तो हमारी ये जो सोच है, हमने इसको प्रयोग किया। मेरा प्रयास ये रहेगा कि उस वक्त, क्योंकि नया एकदम से वो समय हमें कम मिला, तो इसलिए हम लोग कुछ हजारों तक ही पहुंचे। 19,000 हमारा स्लोगन हुआ, 30-35 हजार हमारा ड्राइंग कंपटीशन का हुआ और 30-35 ही हमारा उसका ऐसे राइटिंग का हुआ। इस बार क्योंकि हमें समय थोड़ा हमारे पास है, तो शिक्षा विभाग, युवा मामले विभाग और शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोग 3 मई को हम कोरोना, शब्दों का युद्ध कोरोना के विरुद्ध स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हम 3 मई को हम दोबारा करेंगे। 21 मई को जो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है उस पे हम ड्राइंग कंपटीशन हम लोग रखेंगे बच्चों का। उसमें भी हमारे NSS के, NCC के, स्काउट गाइड्स के हजारों बच्चों ने भाग लास्ट ईयर लिया। इस बार मुझे विश्वास है हम लाखों तक पहुंचेंगे। मैं आपसे सभी का, जो लोग जिला मुख्यालय पे विराजमान हैं, जो हमारे संयोजक, सह संयोजक, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया जबकि भाई हमें युवाओं को जोड़ना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लगातार पिछले 2 साल से एक जिम्मेदारी, चाहे कोई सा भी विभाग हो, उसको दी है। स्वास्थ्य मित्र बनाए, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सभी, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं। इसी तरह ग्राम रक्षक मित्र बनाए गए हैं गृह विभाग की तरफ से। तो हमें वही जो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, संदेश नायक साहब का आग्रह था रात को, तो हमने संख्या अपनी कम की, नहीं तो हमारे जो युवा हैं वो शांति मित्र बनने के लिए खुद इतने आगे आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा खुद ही, क्योंकि समय और कोरोना ऐसा था कि जगह की संख्या के हिसाब से हमें कंट्रोल करना पड़ा, नहीं तो हमारे युवा जो साथी हैं वो शांति मित्र बनने के लिए खुद ही हमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं। और हम आपकी जो कल्पना है उसको साकार करके आने वाले समय में आप खुद उसके मैं कह सकता हूं कि आपको गौरव होगा राजस्थान की युवा पूरी टीम पर, जो शांति मित्र के रूप में आपके सपनों को साकार करेगी पूरे राजस्थान में। हम लोग इसका जो आपने स्वास्थ्य मित्र जैसे ग्राम स्तर तक जोड़े हैं, उसको हम ग्राम स्तर तक ही लेके जाना चाहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आर्य साहब का कि एक हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी की राह पे हमें चलना है, तो गांधी जी पर्यावरण पर बहुत चिंतित थे। तो जब माननीय सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय ने VC की एक सुझाव आया था, नरेगा के अंतर्गत जो है वृक्षारोपण होता है और उसकी सार संभाल भी होती है। तो जो मेरे युवा साथी, और चाहे मेरे NSS के भाई हैं, NCC के हैं और स्काउट गाइड्स हैं, हम सब मिलकर उस वृक्षारोपण अभियान को हाथ में लेंगे और बनाकर विभाग हमें दे देगा। उसकी जो सार संभाल है वो उसके पास के रहने वाला, चाहे NSS का साथी हो, यूथ का साथी हो, चाहे हमारा शांति मित्र हो, चाहे हमारा NCC का हो, चाहे स्काउट गाइड हो, वो उस जो बापू वन अगर आप हमें बना के देंगे तो उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी वो सब हम लोग लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार आप सभी का जिलों में, हमारे जो जिला के सभी संयोजक, सह संयोजक जो लगातार अपने पिछले 2006 से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं, मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जितने भी युवा सुन रहे हैं, 2006 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा शक्ति को इस काम के लिए भी 2 लोग जब हमने बनाए, तो एक मार्गदर्शक के रूप में हमें वरिष्ठ हमें साथी का माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा को भी युवा समन्वयक के रूप में जोड़ा। तो इसलिए ये चीज हमारे को जिम्मेदारी बनती है, जब मुख्यमंत्री जी हमें मौका दे रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, और अब 75 जो सेंचुरी का वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, उसमें भी मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी
जब भी उसको जोड़ेंगे लोगों को, तो उसमें भी हमें युवा साथियों को जोड़ने का मौका मिलेगा। और हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशाओं के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और आप सभी लोग सबका सहयोग हमें आज भी मिला है और आने वाले सालों तक जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया है, क्योंकि जब बात कह दी है मुख्यमंत्री जी ने कि हर युवा की जिम्मेदारी फ्रीडम से पहले भी थी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सब युवा थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। आज हमें भी जिम्मेदारी लेनी है और हम मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी आशाओं पे हम खरे उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर।